हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स में। और इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज। और उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट सीरीज से संबंधित हमने पहला जिला देहरादून कंप्लीट किया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और उन्हें जाकर जरूर देखें। और इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चमोली जिला। तो आइए शुरू करते हैं। बात था हमारा चमोली जनपद। यदि हम चमोली जनपद के गठन की बात करते हैं तो इसका गठन 1960 में होता है। ये पौड़ी जिले से अलग किया जाता है। इससे पौड़ी जिले से अलग करके चमोली जिले का क्या किया जाता है, निर्माण। तो आपको ये पॉइंट अच्छी तरीके से याद रखना है। चमोली जिले का गठन कब हुआ? 1960 में। किससे अलग होता है? पौड़ी से अलग होता है। चमोली जिले का इतिहास। यदि हम चमोली जिले के इतिहास की बात करते हैं तो 24 फरवरी 1960 को चमोली जिले का क्या किया गया? गठन किया गया। और चमोली जिले का जो प्राचीन नाम था, जो हमने पहला पढ़ा, प्राचीन नाम वो था लाल सांगा। क्या नाम था इसका? प्राचीन नाम। यदि आपसे पूछ ले जा कि चमोली जिले का प्राचीन नाम क्या था तो आपका आंसर हो जाएगा लाल सांगा। ऋग्वेद के अनुसार यदि हम ऋग्वेद की बात करते हैं या पुराणों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में जल प्रलय के बाद, जब जल प्रलय आती है तो उसके बाद में चमोली के माणा गांव से सप्त ऋषियों ने, जो सप्त ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पे अपने प्राणों की क्या की है? रक्षा की है। और ऐसा माना जाता है कि पुनः जो सृष्टि की रचना होती है ना, वो यहीं से होती है। नेक्स्ट आता हमारा माणा गांव में। माणा जो गांव है उसके पास में एक छोटी सी गुफा है जिसे व्यास गुफा के नाम से जाना जाता है। और इस व्यास गुफा में ऐसा माना जाता है कि इस व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना की है। यदि आपसे पूछा कि महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना किस गुफा में की तो व्यास गुफा में। और एक किस गांव में पड़ती है? माणा गांव में पड़ती है। गोपेश्वर, जो गोपेश्वर है ये 1970 से, जब 1970 में चमोली के अंदर बाढ़ आती है। क्या आती है? बाढ़ आती है। तो यहाँ पे भारी नुकसान होता है। भारी क्या होता है? नुकसान हो जाता है। और पहले प्राचीन समय में मुख्यालय जो होता चमोली का वो चमोली के अंदर था। लेकिन 1970 में जो चमोली का मुख्यालय बनाएगा वो बनाएगा गोपेश्वर को। किसे बनाएगा? गोपेश्वर को। यदि आपसे पूछ ले जा कि चमोली का मुख्यालय क्या है तो आपका आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। और चमोली का मुख्यालय गोपेश्वर कब बना? तो कब बना है? 1970 में। अलकनंदा नदी में जब बाढ़ आती है, बाढ़ के कारण। गोपेश्वर का जो प्राचीन नाम है वो गोपाला है, गोथाला है और गोस्थल है। ये जो नाम है पीसीएसआई एग्जाम में कई बार पूछ ले गए हैं, तो अच्छी तरीके से याद रखने हैं। आप लोगों से पूछ लिया गोपेश्वर का प्राचीन नाम है तो कोई सा एक आप लोगों में से मिल जाएगा। नेक्स्ट आता कत्तूरी राजाओं की जो प्रथम राजधानी थी। जो कत्तूरी राजा थे उनकी प्रथम राजधानी क्या थी? जोशीमठ। जोशीमठ के अंदर कार्तिकेयपुर। क्या थी उनकी राजधानी? कार्तिकेयपुर। तो कत्तूरी राजाओं की जो प्रथम राजधानी थी वह चमोली की जोशीमठ कार्तिकेयपुर थी। चंद्रपुरगढ़ से ही, जो चंद्रपुरगढ़ है चमोली का, चंद्रपुरगढ़ से ही गढ़वाल के परमान वंश की क्या पड़ती है? नींव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है चमोली जनपद का प्रशासनिक ढांचा। यदि प्रशासनिक ढांचे की बात करते हैं, प्रशासनिक ढांचे में आता है भाई इसकी जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या इसके अंदर 3,91,605 व्यक्ति इसके अंतर्गत रहते हैं। चमोली जिले की जनसंख्या। यदि जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो कितना है? 49। जनसंख्या घनत्व में दूसरे नंबर पर आता है, दूसरा स्थान है इसका। जनसंख्या घनत्व में कितना स्थान है इसका? दूसरा स्थान है। प्रथम पर था, यदि प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम पर था उत्तरकाशी। कौन आता है? उत्तरकाशी प्रथम स्थान पर। जनसंख्या घनत्व में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? उत्तरकाशी है, वो भी कम्मा। इसमें कम्मा आता है। तो कम्मा यदि बात करें सबसे ज्यादा जो जनसंख्या घनत्व कम हो किसका? उत्तरकाशी का। दूसरे नंबर पर कौन आता है? चमोली आता है। यदि हम लिंग अनुपात की बात करते हैं तो लिंग अनुपात इसका 1019 और साक्षरता दर की यदि बात करते हैं तो 82.65 इसकी साक्षरता दर है। और पुरुष साक्षरता की यदि बात करते हैं तो 93.40% इसकी पुरुष साक्षरता है। और महिला साक्षरता की बात करते हैं तो 72.32%। यदि दशक वृद्धि की बात करते हैं कि 10 साल में चमोली के अंदर कितनी वृद्धि हुई है तो वृद्धि हुई है
7.4%। विधानसभा क्षेत्र, यदि विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 3, जिसमें पहला है कर्ण प्रयाग, फिर बद्रीनाथ के बाद आता है थराली। और यदि थराली की बात करें तो थराली SC के लिए आरक्षित है। यदि आपसे पूछ लिया कि चमोली का कौन सी विधानसभा सीट SC के लिए आरक्षित है, तो आपका आंसर हो जाएगा थराली। यदि विकास खंड की बात करते हैं इसके अंदर की कितने ब्लॉक हो, तो ब्लॉकों की संख्या इसके अंदर 9 हो, और तहसील इसके अंदर कितनी है, 12 तहसील है इसके अंदर। कितनी तहसील है, 12 तहसील है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 8030, और क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का प्रथम जिला, और दूसरे नंबर पर आता है उत्तरकाशी। ये आप मैप में देख सकते हो, ये चमोली जिले का मैप है। और इसके उत्तर की यदि बात करते हो, उत्तर में इसके चीन तिब्बत, यानी कि तिब्बत चीन इससे सटाव उत्तर की ओर, और इसके पूर्व में कौन है, पिथौरागढ़ और बागेश्वर पूर्व की ओर। यदि हम नीचे की बात करते हैं, दक्षिण में गढ़वाल, और यहाँ पे नीचे अल्मोड़ा सटा है, अल्मोड़ा। और पश्चिम में रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। पश्चिम में कौन है इसकी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी है। अब बात करते हैं चमोली जिले की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति में क्या है, यदि उत्तर की बात करते हो तो उत्तर में चीन आप देख सकते हो यहाँ पे। यदि इनसे डिवाइड करते हैं ऐसे करके, तो ये वाला उत्तर वाला हिस्सा होता है। उत्तर में कौन है इसके साथ में, चीन या तिब्बत। तो याद रखना उत्तर में कौन है इसके, चीन है। फिर हम बात करते हैं दक्षिण वाला एरिया होता है। दक्षिण में कौन है यहाँ पे, दक्षिण में यहाँ से अल्मोड़ा सटा हुआ है, अल्मोड़ा। और कौन है यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल। कौन है यहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल। तो 2 जो जिले हैं उत्तराखंड के, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, वे दक्षिण में है। यदि हम बात करते हैं पूर्व की, पूर्व वाला हिस्सा ये वाला है पूर्व, तो पूर्व में कौन है यहाँ पर, पिथौरागढ़। पूर्व में कौन है, पिथौरागढ़। और दूसरा है यहाँ पे बागेश्वर। पिथौरागढ़ और बागेश्वर इसके पूर्व में स्थित है। अब आता है पश्चिम में। पश्चिम में देख लेते हैं, पश्चिम में इसके यहाँ पे रुद्रप्रयाग स्थित है ये वाला, और उत्तरकाशी। तो पश्चिम में उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली उत्तराखंड का प्रथम जिला है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। यदि आपसे पूछ लिया कि प्रतिशत की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य का सबसे संचित क्षेत्रफल वाला जिला, एक शब्द लगेगा संचित क्षेत्रफल वाला जिला, सबसे कम संचित क्षेत्रफल वाला जिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली एरिया। आगामी परीक्षाओं में बनागा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिख कर ले लो। जिस दिन आगा ना उस दिन बच्चे गलत करेंगे एकदम से। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, चमोली राज्य का सर्वाधिक, चमोली राज्य ये सर्वाधिक ऊसर भूमि, ऐसी भूमि ऊसर भूमि वाला जनपद है। इसके अंदर जो ज्यादातर भूमि है लगभग वो ऊसर है। ऊसर का मतलब होता है ऐसी भूमि जिसमें लवण की मात्रा सर्वाधिक होती है, खासकर सोडियम की। किसकी मात्रा, सोडियम। एक बार फिर से, ऊसर भूमि वह भूमि होती है जिसमें लवणों की मात्रा सर्वाधिक होती है, खासकर सोडियम की। इसकी मात्रा सोडियम की, जिस कारण जो भूमि होती है ना वह अधिक उपजाऊ नहीं होती। जिस कारण जो भूमि है वो अधिक उपजाऊ नहीं रहती। कभी कभी सोडियम की अधिकता के कारण जो भूमि होती है ना बंजर हो जाती है। क्या हो जाती है, बंजर। तो ध्यान रखना, तो जो चमोली की भूमि है वह अधिक उपजाऊ नहीं है, क्योंकि इसकी सोडियम की मात्रा मिलती है इसमें सबसे ज्यादा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है प्रमुख पर्यटक स्थल। ये प्रमुख पर्यटक स्थल कौन से हैं? सबसे पहला आता है गोपेश्वर। गोपेश्वर 1970 में चमोली जिले का क्या बनाया जाता है, मुख्यालय बनाया जाता है, और यह एक पर्यटक स्थल है। और गोपेश्वर के अंदर वैतरणी कुंड, आप लोगों से पूछ ले जाएगा वैतरणी कुंड कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोपेश्वर के चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आता है पर्यटक स्थल में जोशीमठ। लोग बाग जोशीमठ में सर्वाधिक घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि जोशीमठ है ना, वहाँ पे एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध स्थान है जोशीमठ के पास में, ओली। क्या है, ओली। और ये स्काइंग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, यहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फबारी होती है। जोशीमठ कत्यूरी राजाओं की राजधानी है, जिसका पुराना जो नाम है वो क्या था, कार्तिकपुर। जोशीमठ को, जो जोशीमठ है उसे शिव का ज्योतिर्लिंग स्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जोशीमठ।
तो जोशीमठ है, जोशीमठ में आदि गुरु शंकराचार्य जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पूर्णागिरी पीठ, पूर्णागिरी देवी पीठ की क्या की है, स्थापना दी। आप लोगों से पूछ ले जाके पूर्णागिरी पीठ की स्थापना किसने की है, तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की है। यदि पूछे जा कहाँ की है, ये जोशीमठ में की है, चमोली के जोशीमठ में इन्होंने स्थापना की है। और यहीं पे भगवान नरसिंह का एक मंदिर भी स्थित है, भगवान नरसिंह का क्या है, मंदिर स्थित है। क्योंकि शीतकाल के समय, शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर की पूजा, जो शीतकाल आता है, शीतकाल में क्या होता है, जो बद्रीनाथ है इसके कपाट बंद हो जाते हैं। उस समय क्या होता है, जो जोशीमठ का जो नरसिंह मंदिर है ना, नरसिंह मंदिर इसी में पूजा होती है। एक बार फिर से, शीतकाल के समय बद्रीनाथ मंदिर की जो पूजा वो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में की जाती है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा शीतकाल के समय बद्रीनाथ मंदिर की पूजा किस मंदिर में की जाती है, कहाँ पर की जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा नरसिंह मंदिर में। कहाँ की जाती है, नरसिंह मंदिर में। और इसी समय इसी नरसिंह मंदिर में तिमोड़ा मेले का क्या किया जाता है, आयोजन। बहुत पूछा जाता है कि तिमोड़ा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो तिमोड़ा मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, नरसिंह मंदिर में किया जाता है। जब बद्रीनाथ के कपाट खोले जाते हैं तो उस उपलक्ष्य में, जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले जाते हैं तो कपाट खोलने से पहले उस उपलक्ष्य में यहाँ पे मेला लगता है, जिसे बोलते हैं तिमोड़ा मेला। और यहीं पे जोशीमठ में ही सहतूत वृक्ष के नीचे आदि गुरु शंकराचार्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो यदि आपसे पूछ ले जा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो जोशीमठ में हुई थी। यदि आपसे पूछ ले जा किस पेड़ के वृक्ष के नीचे हुई थी, तो आपको याद रखना सहतूत के वृक्ष के पेड़ के नीचे यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखते हैं, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने शिष्य, जो उनका शिष्य होता त्रोटकाचार्य जी को ज्योतिर्मठ का पहला शंकराचार्य बना। यदि पूछ ले जा कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ का प्रथम शंकराचार्य किसे बनाया, तो आपको याद रखना त्रोटकाचार्य को बनाया। नेक्स्ट आता है गवालदम। यदि हम गवालदम की बात करते हैं तो ये चमोली और बागेश्वर की सीमा पर स्थित है। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि कौन सा पर्यटक स्थल चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गवालदम। और यदि गवालदम की बात करते हैं तो ये अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। जब आप गवालदम घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ की जो दृश्य है ना, बहुत ही मनमोहक है, बहुत ज़्यादा क्या है, मनमोहक, इसलिए अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर ही सेब और चाय का उत्पादन किया जाता है। यदि आप लोगों से पूछ ले जाए कि चमोली के अंतर सेब और चाय का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा गवालदम। 1970 में गवालदम में ही SSB प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई। SSB प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई, 1970। कहाँ की गई, गवालदम। या आपको आंसर देना होगा चमोली। SSB क्या है यहाँ पे, SSB है यहाँ पे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। क्या है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ये क्या करता, जो सशस्त्र बल होते हैं और उनके अधिकारियों की नियुक्ति करता, ठीक है, क्या करता है, नियुक्ति। जो भी यानी कि सेना में भर्ती होते हैं पदाधिकारी, उनकी नियुक्ति करता है। और ये भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन आता, रक्षा मंत्रालय के अधीन आता। तो ध्यान रखना SSB किसके अधीन होगा, भारत का जो रक्षा मंत्रालय उसके अधीन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसका पूरा नाम। नेक्स्ट आता है गैरसैंण। गढ़वाल और कुमाऊं का
गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु है, इसलिए इसे उत्तराखंड की राजधानी बनाया गया, क्योंकि यह बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। इतनी दूर गढ़वाल से पड़ता है, इतनी दूर ये कुमाऊं से पड़ता है। जबकि देहरादून अस्थायी राजधानी है, जो कि गढ़वाल वालों के बहुत ज्यादा नजदीक है और कुमाऊं वालों की बहुत ज्यादा क्या पड़ती है, दूर पड़ती है। उन्हें 300 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चलना पड़ता है, तब जाकर वह देहरादून आते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा दूर पड़ता है। इसलिए गैरसैंण को प्रस्तावित किया गया 1992 में। यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि यूकेडी ने उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को कब घोषित किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1992। नेक्स्ट आता है 4 मार्च 1920 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, 4 मार्च 1920 को मुख्यमंत्री, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या किया, जो गैरसैंण है ना, उस उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कब किया है? 2020 को। कब किया है? 2020 को। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है कर्णप्रयाग। नेक्स्ट हमारा कर्णप्रयाग। और यदि कर्णप्रयाग की बात करते हैं तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का क्या होता है? संगम। आप लोगों से पूछा जाएगा कि अलकनंदा और जो पिंडर है उसका संगम कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना कर्णप्रयाग। इसके लिए आपको एक ट्रिक भी याद है, क्या याद रखना? क्या तो हो जाएगा कर्णप्रयाग, ये तो हो जाएगा अलकनंदा, पी तो हो जाएगा पिंडर नदी। कौन सी नदी? पिंडर नदी का संगम होता है। और जो कर्णप्रयाग है, ऐसा माना जाता है कि जो कर्ण थे धनुषधारी, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। क्या की थी? तपस्या की थी। और इसलिए यहाँ पर कर्ण मंदिर स्थित है। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो चमोली में। चमोली है कर्णप्रयाग में स्थित है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है एग्जाम। उमा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, ऐसा पूछा जाएगा। उमा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्णप्रयाग। उमा देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कर्णप्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट आता ओली। यदि हम ओली की बात करते हैं तो ओली ये चमोली जिले में स्थित है और जोशीमठ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कितने? 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर ना सर्दियों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। और यदि आप कभी ओली घूमने के लिए जाओगे तो ओली का जो दृश्य है ना, बहुत ही प्यारा, बहुत ज़्यादा मनमोहक, बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है। बहुत ज़्यादा क्या होती है यहाँ पर? बर्फबारी होती है। और इसलिए यहाँ पे स्काइंग होता है। क्या होता है? स्काइंग। यहाँ पे स्काइंग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। स्काइंग और साहसिक खेलों के लिए, साहसिक खेलों के लिए इसे जाना जाता है। और दिसंबर से मार्च तक, लगभग मार्च के मध्य तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फबारी रहती है। और ये एक अच्छा पर्यटक स्थल है और लोग बाग यहाँ पर लाखों की संख्या में घूमने के लिए आते हैं। और ओली को ही भारत का स्काइंग, भारत का स्काइंग सुवर्ग कहा जाता है। यदि आप लोगों से पूछ लिया कि भारत का स्काइंग सुवर्ग किसे कहा जाता है, भारत का स्काइंग सुवर्ग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओली। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जिस दिन भी क्वेश्चन बना रहा ना, उस दिन ही गलत होगा बच्चों से। भारत का, उत्तराखंड का नहीं बोलने जा रहा, भारत का स्काइंग सुवर्ग किसे कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओली। चमोली में स्थित है। देखो, यह चमोली जिले में स्थित है और स्काइंग तथा अन्य साहसिक खेलों के लिए प्रसिद्ध है। ओली में रज्जू मार्ग परियोजना की शुरुआत 1983 में की गई। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि ओली में रज्जू मार्ग परियोजना की शुरुआत कब की गई? 1983 में। किसने की? इंदिरा गांधी ने, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी जी। इन्होंने किया, इंदिरा गांधी ने। और यदि इस परियोजना की लंबाई की बात करते हैं तो 4.15 किलोमीटर के आसपास ये परियोजना थी। नेक्स्ट, ओली के पास में ही गुरसो बुग्याल स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा गुरसो बुग्याल कहाँ स्थित है, तो आपको ज़्यादातर तो रेफर करना होगा चमोली, क्योंकि चमोली मिला आप लोगों को। तो गुरसो बुग्याल कहाँ से है? चमोली में, ओली के पास में है। ओली में स्काइंग खेल महोत्सव की जो शुरुआत है वो 1987 में की जाती है। ओली में स्काइंग खेल महोत्सव, ओली में स्काइंग खेल महोत्सव की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1987। ये कई बार एग्जाम्स में बन चुका है। ओली में नंदा देवी
जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नंदा देवी। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट पर्वत। और यहाँ पे हाथी पर्वत, यानी कि नंदा देवी, कामेट पर्वत, हाथी पर्वत तथा गौरी पर्वत आदि से क्या है? घिरा हुआ। एक बार फिर से ओली, नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तिरत्ता कामेट पर्वत जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तिरत्ता हाथी पर्वत और गौरी पर्वत, इन सभी पर्वतों से ओली घिरा हुआ है। यदि आप ओली घूमने के लिए जाओगे तो नंदा देवी, कामेट पर्वत, हाथी पर्वत और गौरी पर्वत सभी के आपको दर्शन होंगे, सभी आपको नजर आएंगे वहां पे। नेक्स्ट आता है गोचर। यदि हम गोचर की बात करते हैं तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यदि आपसे पूछ रहा कि गोचर किस नदी के तट पर स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यह 7 पहाड़ियों से घिरा है। ये भी बहुत पूछ ले जाएगा आप लोगों से कि चमोली का कौन सा ऐसा पर्यटक स्थल है जो 7 पहाड़ियों से घिरा है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोचर। 7 पहाड़ियों से क्या जो घिरा हुआ है, एक अच्छा हिल स्टेशन। 1938 में पंडित नेहरू जी गोचर आते हैं घूमने के लिए। 1938 में पंडित नेहरू जी गोचर आते हैं यहाँ पे, और गोचर में इन्हीं के जन्म दिवस पर, क्योंकि इनका जन्म दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, चिल्ड्रंस डे के रूप में। तो 14 नवंबर 1943 में गोचर मेले की क्या की गई? शुरुआत की गई। इसके द्वारा जो उस समय के डिप्टी कमिश्नर थे जिनका नाम था बर्नडी द्वारा 1943 में गोचर मेले की शुरुआत की गई। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा गोचर मेले की शुरुआत कब की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा 1943 में। गोचर मेले की शुरुआत कब की गई? 1943 में की गई। किसके द्वारा की गई? डिप्टी कमिश्नर बर्नडी द्वारा ये की गई। और ये कब लगता है? 14 नवंबर को। 2019 में गोचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार किसे मिला है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोचर। कब मिला है? 2019। नेक्स्ट पॉइंट आता है चमोली जनपद की प्रमुख मंदिर। चमोली जनपद के प्रमुख मंदिर, जिन मंदिरों की हम बात करते हैं, सबसे पहला आता है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ मंदिर को विशाल बद्री के नाम से भी जाना जाता है। और यह उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है। यह उत्तराखंड के 4 धामों में से क्या है? एक धाम भी है, जिसे विशाल बद्री भी कहते हैं। और यह अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, क्योंकि जो चमोली है उसकी जो पास है ना अलकनंदा नदी गुजरती है, इसलिए ये अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। और भी पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्ध, मुक्तिप्रदा, बद्रिकाश्रम, विशाल बद्री आदि नामों से पुकारा गया है इसके अंतर्गत पुराणों में। नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौन सा मंदिर नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ मंदिर। यदि आपसे पूछ जाए बद्रीनाथ मंदिर किन पर्वतों के मध्य स्थित है, तो नर और नारायण दोनों ही तरीके से प्रश्न आ सकता है। आदिगुरु शंकराचार्य जी, जो आदिगुरु शंकराचार्य थे, उन्होंने नारद कुंड से, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा, जो प्रतिमा बद्रीनाथ मंदिर के अंदर लगी हुई है, उस प्रतिमा को नारद कुंड से निकाला। कहाँ से निकाला? नारद कुंड से निकालकर यहाँ पर स्थापित किया और बद्रीनाथ मंदिर की क्या किया? स्थापना की है। तो ध्यान रखना बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की है? बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की है? आप लोगों के आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस मठ की निर्माण किया। बद्रीनाथ मंदिर के 3 भाग, पहला गर्भगृह, फिर मंडप और तीसरा सिंह द्वार। यदि हम गर्भगृह की बात करते हैं तो इसके अंदर भगवान विष्णु की शिलाग्राम का मतलब पत्थर से निर्मित मूर्ति है, और यह शंकुधारी शैली में स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोगों से क्वेश्चन जरूर बना कि जो मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना? बद्रीनाथ मंदिर कौन सी शैली में बना? तो कौन सी शैली में बना? शंकुधारी शैली। शंकुधारी शैली का मतलब है ऐसे, ये जो मंदिर आप लोगों को ऐसी शैली में दिखाई देंगे, यानी कि जिनका टॉप ऐसा होगा, वे शंकुधारी शैली में कहलाएंगे। कौन सी में कहलाएंगे? शंकुधारी शैली में कहलाएंगे। यदि आपको टॉप ऐसा दिखाई दे रहा तो कौन सी शैली से निर्मित है? शंकुधारी शैली से निर्मित है। नेक्स्ट आता आदि बद्री। आदि बद्री कर्णप्रयाग के निकट स्थित है। आदि बद्री है जो ये कर्णप्रयाग के निकट स्थित है, और यहाँ पर ही 16 छोटे छोटे मंदिरों का क्या है? समूह था।
नोठा केथिंग उत्सव चमोली के आदि बद्री धाम पर मनाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन बनाना, जो क्वेश्चन आने लगा आप लोगों से पूछ ले जाएगा, नोठा केथिंग उत्सव किस मंदिर में मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है? ये आदि बद्री मंदिर में मनाया जाता है। और नोथा केथिंग उत्सव को ना हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा, निम्नलिखित में से किसे हिमालय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा नोथा केथिंग। ये मनाया कहा जाता है? आदि बद्री मंदिर में मनाया जाता है। और पाषाण युद्ध के लिए बहुत ज्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है भविष्य बद्री। जितने भी उत्तराखंड के बद्री है, पंचबद्री, वे सारे के सारे चमोली जिले में क्या है? स्थित है। और इनमें भगवान विष्णु की क्या होती है? पूजा होती है। ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, भगवान विष्णु की यहाँ पर पूजा होती है। और इसके भविष्य बद्री के अंतर्गत आदि आकृति की मूर्ति नजर आती है। आदि आकृति की आती है मूर्ति नजर आती है भविष्य बद्री मंदिर में। और यह मंदिर जोशीमठ से लगभग 17 किलोमीटर दूर तपोवन से कुछ आगे एक गांव के अंदर क्या है? स्थित है। नेक्स्ट है योगध्यान बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से लगभग 24 किलोमीटर दूर, यह मंदिर जोशीमठ से लगभग 24 किलोमीटर दूर पांडुकेश्वर में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव के जो पिता थे, पांडु, उन्होंने अपनी पत्नी, 2 पत्नियों के साथ यहाँ पर क्या की है? तपस्या की है। इसलिए इस स्थान को पांडुकेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पांडव के पिता महाराजा पांडु ने क्या की है? तपस्या की है अपनी पत्नियों के साथ। व्रत बद्री। यह मंदिर जोशीमठ से लगभग 7 किलोमीटर दूर अनीमठ नामक स्थान पर स्थित है। और ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने नारद मुनि को वरद रूप में इस स्थान पर, जो भगवान विष्णु है उन्होंने नारद मुनि को वरद रूप में क्या दिए थे? दर्शन दिए थे। इसलिए इस व्रत बद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है रुद्रनाथ मंदिर। जो रुद्रनाथ मंदिर है ये 5 केदारों में से एक केदार है, ठीक है, और चौथे नंबर का केदार है, ठीक है। कौन सा पत्ता है? चौथे पर। फिर आता है 5वें पर कल्पेश्वर, और ये अंतिम केदार है। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 बद्री और 5 ही क्या है? केदार है। तो 5 केदारों में से 2 केदार ये कहाँ पड़ते हैं? चमोली में पड़ते हैं। और रुद्रनाथ मंदिर के अंदर जो भगवान शिव होता, जो भगवान क्या है? शिव, उसके रुद्र रूप की क्या की जाती है? पूजा। रुद्र मुख की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। और शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर के पूजा स्थल गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर है। कौन सा? गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर में इसकी पूजा की जाती है जब शीतकाल होता है, क्योंकि शीतकाल में इसके कपाट बंद हो जाते हैं बर्फबारी पड़ने के कारण। फिर आता है कल्पेश्वर मंदिर। इस मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर मंदिर भगवान शिव की किसकी पूजा की जाती है भाई? जटाओं की पूजा की जाती है। और इस मंदिर में कि जो कपाट है वो वर्ष भर खुले रहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आप लोगों से पूछ ले जाएगा कौन सा ऐसा मंदिर है 5 केदार में, कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा कल्पेश्वर, इसके कपाट खुले रहते हैं। फिर आता है लाटू देवता मंदिर। लाटू देवता की जो पूजा है पुजारी द्वारा आंख पर पट्टी बांध कर की जाती है। लाटू देवता की जो पूजा है पुजारी द्वारा आंख पर पट्टी बांधकर की जाती है। तो आप लोगों से पूछ ले जा रहा कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिसमें जो पुजारी होते हैं आंख पर पट्टी बांधकर पूजा करते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा लाटू देवता मंदिर। नेक्स्ट हमारा कुछ अन्य महत्वपूर्ण मंदिर में आता है सबसे पहला अनसुईया देवी मंदिर। आप लोगों से डायरेक्ट सीधा ही पूछ ले जाएगा कि अनसुईया देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली में। फिर आता है गोपीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आप लोगों का चमोली में स्थित है। और क्या तो गोपीनाथ और चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर कहाँ पे स्थित है? चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। फिर आता है नरसिंह मंदिर। जो नरसिंह मंदिर है ये चमोली में स्थित है, चमोली के जोशीमठ में स्थित है। इसमें जोशीमठ में स्थित है। अच्छी तरीके से याद रखना, नरसिंह मंदिर
चमोली में स्थित है, चमोली के जोशीमठ में। तिरत्ता कर्ण मंदिर, जो कर्ण मंदिर है ये चमोली में स्थित है और चमोली के कर्ण प्रयाग में स्थित है। तिरत्ता उमा देवी मंदिर, उमा देवी मंदिर कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। तिरत्ता लवकुश मंदिर, ये चमोली में स्थित है। और कुलसारी का सूर्य मंदिर, ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। ऐसे आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाएगा। अब आता है गोचर मेला। यदि गोचर मेले की बात करते हैं तो यह चमोली जनपद में लगता है। आप लोगों से सीधा यही पूछा जाएगा कि गोचर मेला कहाँ लगता है, तो कहाँ लगता है? चमोली जिले में लगता है। और 1938 में पंडित नेहरू जी गोचर आए थे और उनके जन्म दिवस के दिन 14 नवंबर को यह मेला लगता है। कब लगता है? 14 नवंबर को यह मेला लगता है। और इस मेले की शुरुआत 1947 में डिप्टी कमिश्नर बर्नेडी ने की थी। किसने की थी? बर्नेडी ने। नेक्स्ट हमारा हरियाली कूड़ा मेला। नेक्स्ट हरियाली कूड़ा मेला। यह मेला चमोली जिले के नोटी गांव में लगता है। कहाँ लगता है? नोटी गांव में। और ऐसा माना जाता है कि जिसमें विवाहित स्त्री होती है, विवाहित महिला होती है, वे भाग लेती है, उन्हें उस समय ध्यानी बोले जाता है। क्या बोले जाता है? ध्यानी। तो इसमें ध्यानी भाग लेती है, विवाहित कन्या ही क्या लेती है? इसमें भाग लेती है। नेक्स्ट आता हमारा तिमुड्डा मेला। यदि हम तिमुड्डे मेले की बात करते हैं तो ये चमोली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? चमोली में मनाया जाता है, जोशीमठ के अंदर। कहाँ से मनाया जाता है? जोशीमठ के अंदर मनाया जाता है, नरसिंह मंदिर में। कहाँ मनाया जाता है? नरसिंह मंदिर में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय क्या होता है, बद्रीनाथ के जो कपाट होते हैं उसके खुलने से पहले ये मेला मनाया जाता है। और इस समय जो तिमुड्डा वीर होता है, जिसे तिमुड्डा वीर मनाया जाता है, वो बकरियों का कच्चा मांस खाता है, चावल से बनी वस्तुएं खाता है और 3 घड़े पानी के पीता है इस मेले के अंदर। कितने घड़े पानी के? 3 घड़े पानी के पिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा अठवाड़ मेला। अठवाड़ मेला चमोली जनपद के चोपता में लगता है। कहाँ पे लगता है? चोपता में। रहता कुलसारी मेला। कुलसारी मेला चमोली जनपद के कर्णप्रयाग में लगता है। कहाँ पे लगता है? कर्णप्रयाग में लगता है। फिर आता है बेरास, बेरास कुंड मेला। बेरास कुंड मेला चमोली जिले के नंदप्रयाग में महाशिवरात्रि के दिन लगता है। नेक्स्ट आता हमारा रमाणा महोत्सव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता। ये जो मेला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से आप लोग क्वेश्चन जरूर देखने को मिला। रमाणा महोत्सव चमोली जिले के सालुड़ा गांव, सालुड़ गांव में प्रतिवर्ष अप्रैल माह में 11 से 13 दिन तक क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। रमाणा महोत्सव में मुखौटा नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ लिया गया कई बार एग्जाम में। ये रमाणा महोत्सव में कौन सा नृत्य किया जाता है? मुखौटा नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य किया जाता है? मुखौटा। अन्य छोटे छोटे नृत्य भी किए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रमुख नृत्य है वो मुखौटा नृत्य किया जाता है। रामायण उत्सव में रामायण पाठ किया जाता है। क्या किया जाता है? रामायण पाठ चलता है इसमें। 2008 में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने, एक बार फिर से 2008 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रामायण उत्सव क्या किया? आयोजित किया। यदि पूछ ले जा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने दिल्ली में रामायण उत्सव कब आयोजित किया, तो आपका आंसर हो जाएगा 2008 में। नेक्स्ट आता हमारा 2 अक्टूबर 2009 को, 2 अक्टूबर 2009 को यूनेस्को ने रामायण को विश्व धरोहर सूची में क्या किया है? शामिल किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ ले जाएगा कि उत्तराखंड का कौन सा मेला जिसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया? शामिल किया गया। तो याद रखना रामायण मेला। कौन सा? रामायण मेला। और कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को। और जो रामायण मेला इस उत्तराखंड के कुशल सिंह भंडारी ने विश्व में प्रसिद्धि दिलाई है। यदि पूछ ले जा कि जो रमन्ना मेला इस किसने प्रसिद्धि दिलाई है, किस व्यक्ति ने प्रसिद्धि दिलाई, तो उत्तराखंड के कुशल सिंह भंडारी ने इसे विश्व के अंदर क्या किया? प्रसिद्ध किया। नेक्स्ट आता 2016 में गणतंत्र दिवस के मौके पर जो गणतंत्र दिवस मनाई जाती है, तो उत्तराखंड की ओर से रमन्ना
रमणा झांकी क्या की गई, प्रसिद्ध की गई। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछ लिया जाता कि रमणा मेले में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता, तो उसमें क्या जाता, ढोल, डमारू। तो ढोल डमारू इसका प्रयोग किया जाता है, ढोल डमारू का इसमें प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से, रमन्ना मेले में किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ढोल डमारू का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है नंदा देवी राजजात यात्रा। ये 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। कितने वर्ष में आयोजित की जाती है? और इसका जो स्थान होता है, शुरुआत होती है नोटी गांव से। चमोली के नोटी गांव से इसकी शुरुआत होती है और जो अंतिम पड़ाव होता है होमकुंड। तो यहाँ से यही पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। ये जो नंदा देवी राजजात यात्रा, इसका जो शुरुआती स्थान है या प्रारंभिक स्थान है, कहाँ शुरू होती है, तो चमोली के नोटी गांव से शुरू होती है। यदि पूछा जाए कि इसका अंतिम पड़ाव क्या होगा, तो इसका अंतिम पड़ाव होगा होमकुंड। क्या होगा इसका अंतिम पड़ाव? होमकुंड होगा। और यदि इस यात्रा की बात करते हैं तो यह लगभग 280 किलोमीटर की यात्रा होती है और 280 किलोमीटर की यात्रा 20 दिन में तय की जाती है। कितने दिन में तय की जाती है? लगभग 20 दिन के अंदर इसे तय करना होता है। एक बार फिर से, नंदा देवी राजजात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास में नोटी गांव से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है और कहाँ तक जाते हैं, होमकुंड तक ये पहुँचते हैं। नंदा देवी राजजात यात्रा में चार सिंग वाला खाडू यात्रा में क्या किया था, शामिल किया जाता, क्योंकि अंतिम जो पड़ाव होता है होमकुंड होता है। और होमकुंड के बाद में इस यात्रा को ना आगे जो लेके चलता वो चार सिंग वाला खांडू लेके चलता आगे की जो यात्रा होती है। नंदा देवी राजजात यात्रा का जो नेतृत्व हो कासवा गांव के जो राजकुमार में करते हैं। और ये अपने आप को जो पंवार वंश का शासक था, पंवार वंश का शासक सबसे शक्तिशाली शासक, पंवार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अजयपाल के भाई के वंशज मानते हैं। एक बार फिर से, नंदा देवी राजजात यात्रा का जो नेतृत्व वो कासवा गांव के राजकुंवर करते हैं। कौन करते हैं? राजकुंवर करते हैं। और ये पंवार वंश का जो शासक था अजयपाल, उसके भाई के वंशज बताते हैं अपने आप को। नेक्स्ट आता है चमोली जनपद का नदी तंत्र। यदि हम चमोली जनपद की बात करते हैं तो चमोली जनपद में सबसे जो प्रमुख नदी है वो अलकनंदा बहती है। कौन बहती है? अलकनंदा। इसलिए अलकनंदा के ही किनारे इसकी जो प्रमुख स्थल है ना वे बसे हुए, अलकनंदा नदी। हम बात करते हैं, यदि अलकनंदा की बात करते हैं तो अलकनंदा का जो प्राचीन नाम है वो विष्णु गंगा। तो यदि आप लोगों से पूछा जाए कि अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है, तो क्या है? विष्णु गंगा। अलकनंदा का प्राचीन नाम क्या है? विष्णु गंगा। और अलकनंदा के उद्गम स्थल की यदि बात करते हैं तो चमोली जिले के उत्तरी भाग में, जो चमोली जिला है उसके उत्तरी भाग में एक सतोपंथ हिमनद आप लोगों को सतोपंथ ताल देखने को मिलेगा। ताल या आपको मिलेगा क्षीर सागर सर इसका उद्गम स्थल है। तो या तो आप लोगों को सतोपंथ हिमनद मिलेगा, तो आपका आंसर ये हो जाएगा सतोपंथ ताल से इसका उद्गम होता है, या क्षीर सागर किससे होता है? क्षीर सागर से इसका उद्गम होता है। और देवप्रयाग तक अलकनंदा की जो लंबाई है वह कुल कितनी है? 195। यदि आपसे पूछा है कि अलकनंदा की जो कुल लंबाई वो कितनी है? 195 किलोमीटर अलकनंदा की लंबाई है। क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा नंदा का संगम हो जाता है। क्या जाता है? संगम। और एक किसका निर्माण करती है यहाँ से? गंगा। उसके बाद भागीरथी भी खत्म और अलकनंदा भी खत्म। उसके बाद गंगा कहलाती है। क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो भागीरथी प्लस अलकनंदा का जो संगम है वो कहाँ से होता है? देवप्रयाग में होता है। उसके बाद ये गंगा कहलाती है।
जब भागीरथी और अलकनंदा का जो संबंध है ना, मतलब संगम, वो देव प्रयाग में होता है, तो उस समय सास बहू कहलाती है। क्या कहलाती है? सास बहू। यदि आप लोगों से पूछ ले जा कि सास बहू का संगम कहाँ होता है, तो देव प्रयाग में होता है। वैसे तो वास्तविक जीवन में कभी सास बहू का संगम होने का ही नहीं, कोई मिलन नहीं होने वाला। इनमें एक दूसरे में लड़ाई हो सकती है, एक दूसरे के बाल फाड़ सकती है, चुगली कर सकती है, पर संगम नहीं होने का वास्तव जीवन में। पर यहाँ हो रहा है, अच्छी बात है, कहीं तो संगम देखने को मिला। फिर नेक्स्ट हमारा विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में अलकनंदा व धौली गंगा क्या होता है? संगम। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम। इसके लिए ट्रिक है देव, आपको याद रखना है देव। देव से याद रखना है धौली गंगा, और ए से याद रखना अलकनंदा, और मिलन कहाँ हो रहा है इनका? विष्णु प्रयाग में। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। फिर आता है नंद प्रयाग। नंद प्रयाग में अलकनंदा व नंदाकिनी, अलकनंदा व नंदाकिनी क्या होता है? संगम होता है। इसके लिए आपको याद रखना नंद, यहाँ से याद रखना नंदाकिनी नासम, ऐसे याद रखना अलकनंदा। और कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। कहाँ जाकर मिलती है? नंद प्रयाग में मिलती है। नेक्स्ट कर्ण प्रयाग में अलकनंदा व पिंडर का संगम होता है। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि कर्ण प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो आपको याद रखना है अलकनंदा व पिंडर। इनके लिए त्रिक टैप। ए से याद रखना कर्ण प्रयाग, ए से याद रखना अलकनंदा, और पी से याद रखना पिंडर। तो अलकनंदा और पिंडर का संगम कहाँ होगा? कर्ण प्रयाग में होगा। नेक्स्ट आता रुद्रप्रयाग में अलकनंदा व मंदाकिनी का संगम होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कहाँ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग। तो इसके लिए बहुत अच्छी ट्रिक है, प्रभु श्री राम, नाम ही देखो प्रभु श्री राम। यहाँ रा से याद रखना, आर से याद रखना है आप लोगों को रुद्रप्रयाग। आर से क्या हो जाएगा? रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ए से अलकनंदा हो जाएगा, और एम से हो जाएगा मंदाकिनी। कौन हो जाएगा? मंदाकिनी। तो राम आपको याद रखना, राम, प्रभु राम। तो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी क्या होता है? संगम होता है। फिर आता है देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी क्या होता है? संगम होता है। इसके लिए तीखा बैड। बैड इसलिए है भाई क्योंकि झूठ बोल रहे हैं यहाँ से कि सास बहू का संगम हो रहा है। किसका हो रहा है भाई? सास बहू की बात हो रही है यहाँ से कि सास बहू का संगम हो रहा है, जबकि सास बहू का संगम होता है नहीं, इसलिए बैड बुरी बात है। तो बैड याद रखना, इससे क्या याद रखना? बैड। बी से हो जाएगा यहाँ से भागीरथी, ए से हो जाएगा अलकनंदा, डी से हो जाएगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा क्या होता है? संगम होता है। ये पंचप्रयाग उत्तराखंड के। कितने प्रयाग? पंचप्रयाग उत्तराखंड के। नेक्स्ट आता है अलकनंदा नदी की प्रमुख सहायक नदी कहलाती है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी, इसका जो उद्गम स्थल है वो देवताल झील। इसका उद्गम स्थल कहाँ से होता है? देवताल झील से होता है। और केशव प्रयाग में, केशव प्रयाग में सरस्वती और अलकनंदा का क्या होता है? संगम। यदि आपसे पूछे जाए कि सरस्वती और अलकनंदा का संगम कहाँ होगा, तो आपको याद रखना केशव प्रयाग। इसके लिए ट्रिक है काश। क्या है इसके लिए ट्रिक? काश। क्या से याद रखना? केशव। ए से याद रखना अलकनंदा, एस से याद रखना सरस्वती। अलकनंदा और सरस्वती का संगम कहाँ होगा? केशव प्रयाग में होगा। ऋषि गंगा, फिर आता है ऋषि गंगा। इसका उद्गम स्थल नीलकंठ पर्वत है। इसका उद्गम स्थल क्या है? नीलकंठ पर्वत है। और बद्रीनाथ में ऋषि गंगा व अलकनंदा क्या होता है? संगम। अलकनंदा ऋषि गंगा का संबंध क्या होता है? बद्रीनाथ में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मण गंगा। लक्ष्मण गंगा को हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और अलकनंदा में सर्वप्रथम लक्ष्मण गंगा मिलती है। यदि आपसे पूछ लिया कि अलकनंदा में सबसे पहले कौन सी नदी आकर मिलती है, तो आपका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण नदी। लक्ष्मण गंगा आकर सबसे पहले मिलती है। और लक्ष्मण गंगा की सबसे जो प्रमुख सहायक नदी है वह कौन सी है? पुष्पावती। कौन सी है? पुष्पावती। जो पुष्पावती है ये कहाँ से निकलती है? फूलों की घाटी के मध्य से निकलती है। फिर विरही गंगा, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा, तीनों की तीनों, एक बार फिर से विरही गंगा, पाताल गंगा व गरुड़ गंगा, तीनों की तीनों जोशीमठ में, जोशीमठ के पास में
ये क्या करती है, अलकनंदा मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, अलकनंदा में। ये सारी की सारी अलकनंदा की सहायक नदी है, याद रखना। हाँ, विराई गंगा, पाताल गंगा, गरुड़ गंगा, पुष्पवती, लक्ष्मण गंगा, ऋषि गंगा, सरस्वती, ये सारी की सारी किसकी है, अलकनंदा की सहायक नदियाँ। नेक्स्ट, प्रमुख दर्रे। दर्रे का मतलब होता है छोटे छोटे रास्ते। क्या होते हैं, रास्ते जो एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कर सकते हैं, जोड़ते हैं। उन्हें उत्तराखंड में दर्रे बोला जाता है। तो चमोली और तिब्बत, चमोली या तिब्बत ये आपको मिल सकता है चीन। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा चमोली और तिब्बत को आपस में जोड़ता है, कौन सा दर्रा, चमोली, तिब्बत या चीन के बीच स्थित दर्रे। तो इसमें आपके पास में माणा दर्रा है। माणा दर्रा चमोली और तिब्बत को जोड़ता है। किंगरी फिंगरी, बालचा दर्रा, नीति दर्रा, सलसला दर्रा, कंजुम दर्रा, कोई दर्रा, लमलंग दर्रा और चोरा होती दर्रा, ये सारे के सारे क्या है, चमोली से तिब्बत को जोड़ते हैं। चमोली से किसे जोड़ते हैं, तिब्बत को जोड़ते हैं। फिर आता है चमोली और पिथौरागढ़ के मध्य, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। तो आपको याद रखना, लाताधुरा, क्या, लाताधुरा दर्रा, बाराहोती दर्रा, मार्ग योग दर्रा और टोपीधुरा दर्रा। कौन सा, टोपीधुरा दर्रा, ये क्या करता है, चमोली को पिथौरागढ़ से जोड़ते हैं। फिर कालिंदी दर्रा, कालिंदी दर्रा चमोली व उत्तरकाशी को जोड़ता है। चमोली व उत्तरकाशी के मध्य जो रास्ता है वो कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रे से आप चमोली से उत्तरकाशी चले जाओ, उत्तरकाशी से चमोली आ जाओगे। नेक्स्ट आता है सुंदर डूंगा दर्रा, ये चमोली को बागेश्वर से जोड़ता है। ठीक है, तो आप ये तो बहुत आसानी से याद रख लोगे। बागेश्वर की बात हो रही है, बाघ, तो बाघ क्या होता है, बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। बाघ क्या होते हैं, सुंदर, तो इसलिए चमोली को बागेश्वर से कौन जोड़ा, सुंदर डूंगा दर्रा। तो बाघ बहुत ज्यादा सुंदर लगते हैं, तो बागेश्वर को कौन जोड़ता है, सुंदर डूंगा दर्रा। फिर आता है चमोली जनपद के प्रमुख झील व ताल। चमोली जनपद के प्रमुख झील व ताल, सबसे पहला आता है रूपकुंड। रूपकुंड, यदि रूपकुंड की बात करते हैं तो इस रहस्यमयी ताल के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों को सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, किस ताल को रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, रूपकुंड को जाना जाता है। और रहस्यमयी ताल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यदि रूपकुंड में आप जाओगे तो यहाँ पे ना आप लोगों को नर कंकाल देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, कंकाल। आज भी रूपकुंड में से कंकाल निकलते हैं, और इस ये जो कंकाल निकलते हैं ना, इसका रहस्य आज तक भी किसी को नहीं पता, इसलिए इसे रहस्यमय ताल कहा जाता है। ऐसा कंकाली ताल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंकाली ताल, क्योंकि इसमें आज भी कंकाल प्राप्त होते हैं। फिर आता होमकुंड, क्या आता, होमकुंड, यह ताल रूपकुंड से लगभग 17 किलोमीटर आगे है। नंदा का जो डोला है, जो नंदा राज यात्रा होती है, जो उसका डोला होता है ना, इसी चबूतरे पर, इसके ही चबूतरे पर रखा जाता है। और इसके बाद में जो 4 सिंह वाला खांडू होता है वो यात्रा को आगे बढ़ाता है, और जो व्यक्ति होते हैं ना वापस अलग अलग रास्तों से अपने घर आ जाते हैं। फिर हेमकुंड, वो होमकुंड थोड़ा सा डिफरेंट याद रखना, होमकुंड और यहाँ हेमकुंड। हेमकुंड चमोली जिले में स्थित है। और इस ताल के जो किनारे, इस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह, सिखों के 10वें गुरु थे। इन्होंने यहाँ पे क्या की थी, तपस्या। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि किस ताल के किनारे सिखों के 10वें गुरु ने तपस्या की थी, तो हेमकुंड के, इस ताल के निकट हेमकुंड साहिब स्थित है। क्या स्थित है, हेमकुंड साहिब भी स्थित है। इसी ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर भी स्थित है। तो यदि आप लोगों से पूछ ले जाएगा किस ताल के किनारे लक्ष्मण जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा हेमकुंड। नेक्स्ट है सतोपंथ ताल। सतोपंथ ताल, यह चमोली के बद्रीनाथ, यह चमोली के बद्रीनाथ से लगभग 21 किलोमीटर दूर स्थित है। और इस ताल के 3 कोने भी है। इस ताल के कितने कोने हैं, 3 कोने हैं, जिनमें ऐसा माना जाता है कि इन तीनों के तीनों कोने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने क्या की थी, तपस्या की थी। और इसी ताल से अलकनंदा नदी निकलती है। क्या निकलती है, अलकनंदा नदी भी निकलती है। चमोली जनपद के अन्य महत्वपूर्ण ताल जो एग्जाम्स में बन जाते हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों से पूछ ले जाएंगे, ऐसा पूछ ले जाएगा कि होमकुंड ताल कहाँ स्थित है, चमोली में। सतोपंथ ताल
कहाँ स्थित है? चमोली में। बिराही ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। विष्णु ताल कहाँ पे स्थित है? चमोली में। तो आपको डायरेक्ट ये याद रखने हैं। लोकपाल हेमकुंड ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। सिद्ध ताल चमोली में स्थित है। लिंग ताल कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। मणिक ताल कहाँ स्थित है? चमोली में। झलताल या छरिया ताल, सूखा ताल, गोहना ताल, मर्ता ताल, काका भुंसी डा ताल, बेनीताल, नरसिंह ताल या गुड़ियार ताल। आप लोगों से डायरेक्ट सीधे सीधे पूछे जाएंगे तो ये कहाँ पे स्थित है? चमोली में स्थित है। ये ताल आपको देख लेना एक बार। नेक्स्ट आता है चमोली में स्थित प्रमुख विद्युत जल परियोजना है। ये पूछ ले जाएगा कौन सी परियोजना कहाँ पे स्थित है या कौन सी नदी पर। इतना ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सबसे पहला था राजवक्ती जल विद्युत परियोजना, ये कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली में। किस नदी पर स्थित है? तो नंदाकिनी नदी पर स्थित है। नंदाकिनी नदी बहुत छोटी सी नदी है, ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से जो परियोजना आप लोगों से पूछी जाएगी वो होगी विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो अलकनंदा, जो प्रमुख नदी है, प्रमुख परियोजना भी है या प्रमुख परियोजना भी है। ये अलकनंदा नदी पर स्थित है। किस पर स्थित है? अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली जिले में। देवसारी बांध परियोजना, ये कर्णप्रयाग में पिंडर नदी पर स्थित है। फिर मेलखेत बांध परियोजना, ये भी पिंडर नदी पर स्थित है। मलेरी झेलम तामक परियोजना, मलेरी झेलम तामक परियोजना पश्चिमी धौलीगंगा पर स्थित है। पश्चिमी धौलीगंगा पर चमोली में स्थित है। उर्गम परियोजना, ये कल्पगंगा पर स्थित है। गोना ताल परियोजना, गोना ताल परियोजना बिराई गंगा पर स्थित है। बानल परियोजना, ये नंदाकिनी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यह बावल नंद प्रयाग जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली में। नेक्स्ट है नंद प्रयाग लंगासू जल विद्युत परियोजना, ये अलकनंदा नदी पर स्थित है, चमोली में। और फिर आता है ऋषि गंगा परियोजना। ऋषि गंगा परियोजना ये ऋषि गंगा पर स्थित है, चमोली के अंतर्गत। तो यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली परियोजना है वो अच्छी तरीके से याद रखना। विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना, यही आप लोगों से पूछा जाएगा ज़्यादा से 90% चांस यही। फिर चमोली में स्थित हिमनद, कौन कौन से हिमनद स्थित है चमोली में? हिमनद कह लो या ग्लेशियर कह लो। किन जनपद है? सबसे पहला आप लोगों का सतोपंथ, सतोपंथ हिमनद, जिससे अलकनंदा नदी निकलती है और ये कहाँ स्थित है? चमोली में। फिर आता भागीरथी ग्लेशियर, ये कहाँ स्थित है? चमोली में। फिर आता बद्रीनाथ ग्लेशियर, ये चमोली में स्थित है। फिर आता दूनागिरी ग्लेशियर। फिर आता हिप्रा बमक, हिप्रा बमक, ये कहाँ से स्थित है? चमोली में स्थित है। नेक्स्ट आता है चमोली में स्थित बुग्याल। जो बुग्याल होते हैं हरे भरे खेत के मैदान होते हैं जिन्हें हम चारागाह बोलते हैं। इन्हें कश्मीर के अंदर मर्ग बोला जाता है और उत्तराखंड में क्या बोला जाता है? बुग्याल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बुग्याल। तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं बुग्याल से। सबसे पहला था बेदनी बुग्याल, आप लोगों से ऐसा पूछा जाएगा बेदनी बुग्याल स्थित है चमोली में, बस इतना आपको याद रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनते क्वेश्चन यहाँ से। फिर आता है अली बुग्याल, चमोली में स्थित है। और ये थोड़ा थोड़े से दिखा भी रखे कि मुख्य मार्ग कहाँ से, जैसे कि बेदनी बुग्याल हो गया या बुग्याल रूपकुंड मार्ग पर क्या है? चमोली में स्थित है। फिर आता है अली बुग्याल, यह बुग्याल बेदनी बुग्याल के बिल्कुल निकट स्थित है, यानी कि उसके पास में स्थित है। सतोपंथ बुग्याल, यह बुग्याल माणा गांव के ऊपर स्थित है। फिर आता है पुंग बुग्याल, यह बुग्याल गोपेश्वर व रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है। गोपेश्वर व रुद्रनाथ मार्ग पर स्थित है। केला बुग्याल, यह बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ओली बुग्याल, ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। ओली बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली में। गुरसो बुग्याल कहाँ पर स्थित है? चमोली में। 1 2 और आप लोगों से 3, ये बुग्याल बहुत ज़्यादा एग्जाम से बनते हैं। फिर इधर देखते हैं। फिर आता झस्तोली बुग्याल, लक्ष्मी बुग्याल, फिर आता फूलों की घाटी बुग्याल, फिर आता नंदकाना बुग्याल, फिर आता पनार बुग्याल, फिर आता बगजी बुग्याल। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। बगजी बुग्याल कहाँ पे स्थित है? चमोली में।
यदि पूछ लिया कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा, तो सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, और ये चमोली में पड़ता। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल, उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल, और ये कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। तो यहाँ से 1 2 3 और 4, तो बगजी बुग्याल, गुरसो बुग्याल, ओली बुग्याल और बेदनी बुग्याल, ये कहाँ पे स्थित है आप लोगों के, चमोली में स्थित है। इससे पहली वीडियो में हमने जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है उसके प्रमुख मेले, प्रमुख स्थान और पंचबदरी, पंचप्रयाग हमने उस वीडियो में डिस्कस किया है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसे जरूर जाकर देखें, और हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चमोली जनपद के राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव विहार, यदि आपको ये डिटेल्स में पढ़ने हैं तो इनका जो डिटेल वीडियो हो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, आप वहां पर जाकर इन्हें डिटेल से पढ़ सकते हो। सबसे पहला था केदारनाथ वन्य जीव विहार। यदि वन्य जीव विहार की बात करते हैं तो चमोली के अंदर सिर्फ एक ही वन्य जीव विहार है। टोटल उत्तराखंड में 7 वन्य जीव विहार है, जबकि चमोली में 1 वन्य जीव विहार है। और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। यदि आपसे पूछा जाए कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार कौन सा है, तो हो जाए केदारनाथ वन्य जीव विहार। यदि हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1972 में। स्थापना कब होती है, 1972 में होती है। और इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है, इसका मुख्य जो लक्ष्य होता है इसमें होता है कस्तूरी मृग, कस्तूरी मृग का क्या करना, संरक्षण करना, कस्तूरी मृग का संरक्षण तथा प्रजनन कार्य संचालित करना। इसका मुख्य लक्ष्य होता है कि यहाँ से कस्तूरी मृग का संरक्षण किया जाएगा और उनका प्रजनन कार्य संचालित किया जाएगा। ये इसलिए स्थापित किया जाता है। और ये फैला हुआ है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग, चमोली और रुद्रप्रयाग तक ये फैला हुआ है। ये चमोली और रुद्रप्रयाग तक क्या होता है, फैला हुआ है। जब इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल इसका 957 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है, 957 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि इसके मुख्यालय की बात करते हैं, मुख्यालय, इसका मुख्यालय है चमोली के गोपेश्वर में, चमोली के गोपेश्वर में इसका मुख्यालय है। और इसमें जो मुख्यतः पाए जाते हैं केदारनाथ वन्य जीव विहार में, जो जीव पाए जाते हैं उनमें सबसे प्रमुख है स्नो लेपर्ड, हिमालयन भालू व कस्तूरी मृग अधिगम संरक्षण करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, वो वन्य जीव विहार था। ये हमारा नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क। इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 1982 में। स्थापना कब की जाती है, 1982 में इसकी स्थापना की जाती है। और ये स्थित है चमोली में। कहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है। इसकी क्षेत्रफल की बात करते हैं, उसका क्षेत्रफल है 624 वर्ग किलोमीटर, 624 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और यदि मुख्यालय की बात करते हैं, इसका मुख्यालय चमोली के जोशीमठ में स्थित है। चमोली के जोशीमठ कहाँ स्थित है, जोशीमठ में स्थित है, जोशीमठ में स्थित है। 1988 में वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, सूची में शामिल किया गया। आप लोगों से पूछ जाएगा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1988 में से विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट आता फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी जो स्थापना वह की जाती है 1982 में, स्थापना की जाती है 1982 में। जो फूलों की घाटियां ये चमोली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, चमोली में स्थित है। और इसके क्षेत्रफल 87.5 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल कितना है, 87.5 वर्ग किलोमीटर। और यदि हम इसकी बात करते हैं तो यह उत्तराखंड का सबसे
सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछा जाए उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो आपका आंसर हो जाएगा फूलों की घाटी। दूसरा क्वेश्चन बनता है ऐसा कि जो उसकी खोज है वो किसने की? इसकी खोज फ्रैंक स्मिथ ने, फ्रैंक स्मिथ ने 1931 में की। फूलों की घाटी की जो खोज की है वो फ्रैंक स्मिथ ने की है, इसलिए इसे फ्रैंक स्मिथ घाटी भी बोला जाता है। 1938 में वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर का प्रकाशन किया जाता है। फ्रैंक स्मिथ पुस्तक लिखते हैं वैली ऑफ फ्लावर, और उसका प्रकाशन 1938 में किया जाता है। दो हजार पाँच में फूलों की घाटी को, फूलों की घाटी को विश्व धरोहर शामिल कर लिया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है और फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज 1931 में की थी। 1938 में उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर पुस्तक लिखी है और उसका प्रकाशन किया। 2005 में फूलों की घाटी को, यानी कि जो राष्ट्रीय उद्यान है, इसे विश्व धरोहर सूची में क्या किया गया, शामिल किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, और उत्तराखंड के अंदर एक ही जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, जो इसकी स्थापना वो 1988 में की जाती है। और जो ये स्थित है चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये चमोली में, बागेश्वर में और पिथौरागढ़ तक फैला हुआ है। यदि इसके क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो क्षेत्रफल 5860.6 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट आता है चमोली में स्थित प्रमुख संस्थान, यानी कि जो प्रमुख फेमस इंस्टीट्यूट है उनकी बात की हमने, जैसे जड़ी बूटी शोध संस्थान, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पर स्थित है, ऐसा पूछ लिया जाएगा आप लोग का, तो आपका आंसर हो जाएगा चमोली में। और इसकी जो स्थापना कब की गई है? 1989 में इसकी क्या की गई है, स्थापना की गई है। और ये चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। यदि पूछ लिया जाए जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थित है, यदि आपको चमोली नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, गोपेश्वर मिलेगा, तो गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट आता है उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी क्वेश्चन बहुत बनता है। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ? चमोली में है। और इसका जो गठन है वो कब हुआ है? 2016 में। कब हुआ इसका गठन? 2016 में। यदि आपको चमोली नहीं दिया जाएगा तो आपको क्या दिया जाएगा, गोचर। ये पूछ लिया जाएगा उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा गोचर। कहाँ पर स्थित है? गोचर में स्थित है। नेक्स्ट आता है जो चमोली जनपद है उसकी जो प्रमुख व्यक्तित्व उनके बारे में चर्चा की है। सबसे पहला आता है चंडी प्रसाद भट्ट। चंडी प्रसाद भट्ट से पहला गोरा देवी आती है। कौन आती है? गोरा देवी, जिन्हें चिप्को वुमैन बोलते हैं, चिप्को वुमैन। गोरा देवी क्या बोला जाता है? चिप्को वुमैन बोला जाता है। और जो गोरा देवी का जन्म होता है वो होता 1925 में। कब होता? 1925 में लता गांव में। एक बार फिर से जो गोरा देवी है उसे चिप्को वुमैन बोला जाता है। जो उसका जन्म हो 1925 में लता गांव में होता है। और इनका जो निधन है, यदि हम निधन की बात करते हैं तो होता 1991। तो गोरा देवी का निधन कब होता? 1991 में होता। और 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में इनका विवाह मेहरबान सिंह के साथ में हो जाता है। और जो मेहरबान सिंह होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में लगभग जब इनकी आयु ना 22-23 वर्ष होती है तभी मेहरबान सिंह की जो मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद में क्या होता है, और विवाह होता है इनका रेणी गांव में। क्या होता है? रेणी गांव में। जन्म कहाँ होता है? लता गांव में, लेकिन विवाह कहाँ होता है? रेणी गांव में होता है। फिर 1972 में ये पहली बार महिला मंगल दल
की अध्यक्ष चुनी जाती है, अध्यक्ष चुनी जाती है, चुनी जाती है। 1972 में पहली बार इन्हें महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाया जाता है। तो आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि गोरा देवी को महिला मंगल दल की अध्यक्ष कब बनाया। तो 1972 में इन्हें महिला मंगल दल की अध्यक्ष बनाया जाता है। ये गांव जितने भी आसपास के गांव होते हैं ना, वह लोगों को जागरूक करती है वन संरक्षण को लेकर, वन संरक्षण को लेकर क्या करती है, जागरूक करती है। और 1974 में ये चिपको आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, चिपको आंदोलन का सूत्रपात करती है उत्तराखंड के अंदर ही। और 1986 में प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आप लोगों से ये पूछ लिया जाएगा कि गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया। तो आपका आंसर हो जाएगा 1986 में। नेक्स्ट आता है हमारा चंडी प्रसाद भट्ट। तो चंडी प्रसाद भट्ट होते हैं, ये चिपको आंदोलन की रूपरेखा को क्या करते हैं, तैयार करते हैं और इनकी तैयारी पे जो है उसमें लिखते हैं, उससे संचालित करते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। 1973 में शुरुआत होती है चिपको आंदोलन की। कब होती है, 1973 में। और उसे कौन संचालित करते हैं, यही करते हैं चंडी प्रसाद भट्ट। यही बताते हैं कि महिलाओं को किस प्रकार पेड़ों की क्या करनी है, रक्षा करनी है, पेड़ों से किस प्रकार से चिपकना, यही बताते हैं महिलाओं को। इनका जो जन्म है 23 जनवरी 1934 को हुआ। इनका जन्म कब होता है, 23 जनवरी 1934 का जन्म होता है। और 1964 में, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये क्वेश्चन जल्दी छपने वाला है एग्जाम में। 1964 में गोपेश्वर में दसोली ग्राम स्वराज संघ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा दसोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना किसने की है, तो चंडी प्रसाद भट्ट ने की है। कब की है, 1964 में। और कहाँ की है, यदि आप सब पूछता कहाँ की है, तो चमोली के गोपेश्वर में क्या करते हैं, इसकी स्थापना करते हैं। और जो इन्होंने चिपको आंदोलन किया है उसकी ही व्यापक है ना 1982 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। बहुत पूछा जाता है कि चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया, 1982। कब किया गया, 1982 में। फिर 1986 में ना पद्म श्री से सम्मानित किया जाता है। 1991 में ना इंदिरा गांधी पर्यावरण, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। 2005 में पद्म भूषण पर्यावरण पुरस्कार, 2005 में पद्म भूषण पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और 2008 में गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञान में ना डॉक्टर की क्या दी जाती है, उपाधि दी जाती है 2008। 2010 में मिलता है ना रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यदि पूछा जा कि रियल हीरो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कब दिया गया है ना, तो 2010 में दिया गया चंडी प्रसाद भट्ट को। फिर आता 2013 में गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है ना, 2013 में क्या मिलता है, गांधी शांति पुरस्कार। और 2019 में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पुरस्कार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। जो इनका जन्म है वो 18 फरवरी 1864 में होता है। 18 फरवरी 1864 को इनका जन्म होता है और निधन होता है 23 मार्च 1943 को। 1918 में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में इनका बहुत ज्यादा मुख्य योगदान रहता है। आप लोगों से सीधा प्रश्न पूछ लिया, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, उत्तराखंड में गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो 1918 में होती है। इसमें इनका बहुत ज्यादा मुख्य योगदान रहता है। फिर 1919 में कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में अनुसुईया प्रसाद,
बहुगुणा व बैरिस्टर मुकुंदलाल क्या लेते हैं, भाग लेते हैं। आप लोगों से पूछ ले जाएगा कि 1919 का जो कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है उसमें उत्तराखंड की ओर से किस व्यक्ति ने भाग लिया, किन किन व्यक्ति ने भाग लिया। तो दो व्यक्ति ने भाग लिया, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदलाल, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इसमें भाग लिया उत्तराखंड की ओर से। 1921 में गढ़वाल युवा संघ की स्थापना करते हैं। एक बार फिर से 1921 में गढ़वाल युवा संघ की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं और इन्हें उसका क्या चुना जाता है, अध्यक्ष चुना जाता है। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को गढ़वाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कल्याण सिंह रावत। यदि कल्याण सिंह रावत की हम बात करते हो तो इनका जो जन्म हो वो होता 19 अक्टूबर 1953 में। इनका जन्म कब होता है, 19 अक्टूबर 1953 में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता का नाम त्रिलोक सिंह रावत है और इनकी माता का नाम क्या है, विमला देवी, और इनकी पत्नी का नाम है मंजू रावत। और इन्होंने उत्तराखंड में मित्ती आंदोलन की शुरुआत करते हैं। मित्ती आंदोलन, मित्ती आंदोलन, जहाँ मित्ती का अर्थ होता है मायका। क्या होता है मित्ती का अर्थ, मायका होता है। इसमें क्या होता है, जिन व्यक्तियों की शादी होती है, यानी कि लड़का और लड़कियों की जब शादी होती है तो वे जब अपनी विवाह की रस्म पूरी कर लेते हैं तो मायके के अंदर ना वे एक क्या करते हैं, फलदार वृक्ष का रोपण करते हैं और उसकी जो सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, यानी कि उसे बड़ा करने की जो जिम्मेदारी होती है वो मायके वाले यानी कि लड़की की जो माता पिता होते हैं ना या घर वाले होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। और इस प्रकार की मुहिम लेकर चलते हैं और ये मुहिम धीरे धीरे ना जो एरिया होता है सब में सारे में फैल जाती है और इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की जाती है। नेक्स्ट है हमारा 1987 में राजगढ़ी राजगढ़ी रवई घाटी में स्कूली बच्चों के साथ मिलकर उत्तराखंड शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी बनाई गई। यदि पूछा जाए उत्तराखंड विभाग की सबसे बड़ी नर्सरी किसने बनाई है, तो बनाई है कल्याण सिंह रावत ने 1995 में। कल्याण सिंह रावत ने 1995 में कल्याण सिंह रावत ने मित्ती आंदोलन की क्या की है, शुरुआत। यदि पूछा जाए मित्ती आंदोलन की शुरुआत किसने की है, मित्ती आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत। मित्ती आंदोलन के जनक कौन है, कल्याण सिंह रावत। शुरुआत कब होती है, 1995 में। और कहाँ से होती है, ग्वालदम चमोली से होती है। नेक्स्ट आता है बैरिस्टर मुकुंदलाल। बैरिस्टर मुकुंदलाल का जो जन्म है वो 14 अक्टूबर 1885 को हुआ और निधन की यदि बात करते हैं तो 10 जनवरी 1982 कब होता है, 10 जनवरी 1982 में इनका निधन हुआ। लगभग 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। 1922 में लेसडाउन से तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछ लिया जाएगा। तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादक किसने किया, तो किसने किया, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने इनका संपादक किया है 1922 में। और कहाँ से किया, लेसडाउन से। और ये स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाती है पत्रिका। लोगों को जागरूक किया जाता है इस पत्रिका से माध्यम से, यानी कि स्वतंत्रता संग्राम जो आंदोलन होते हैं उसमें इसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका ने। और जो ये मासिक पत्रिका ये मेजानी के यंग इटली से क्या है, प्रेरित है, उनकी तर्ज पर बनी हुई है। नेक्स्ट आता गढ़वाल पेंटिंग। जो गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक है उसकी जो रचना है वो मुकुंदलाल ने 1968 में करी है। कब की है, 1968 में। और जिसका प्रकाशन होता है वो होता 1969 में। यदि आपसे पूछा जाए कि गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक के रचयिता कौन है, किसने लिखी है, तो आपका आंसर हो जाएगा मुकुंदलाल। यदि पूछ लिया इसका प्रकाशन कब हुआ, प्रकाशन बहुत पूछा जाता है कि प्रकाशन कब हुआ, तो 1969 में इसका प्रकाशन हुआ गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक। नेक्स्ट मुकुंदलाल ने मोलाराम के चित्रों को, मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई, क्योंकि जो गढ़वाल पेंटिंग है इसमें इन्होंने मोलाराम के जो चित्र है ना उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की और उनका उल्लेख किया। इसलिए जो मोलाराम के चित्र है उन्हें प्रसिद्धि दिलाने का जो श्रेय जाता है मुकुंदलाल को जाता है। किसे जाता है, मुकुंदलाल को, क्योंकि उन्होंने गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक में इसके चित्रों को बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया। मुकुंदलाल ने मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि दिलाई है। यदि आपसे पूछा जाए मोलाराम के चित्रों को प्रसिद्धि किसने दिलाई है, तो मुकुंदलाल ने। 1938 में नरेंद्र शाह ने मुकुंदलाल को टिहरी राज्य हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। यदि आपसे पूछा जाए कि मुकुंदलाल को टिहरी राज्य का हाई कोर्ट का न्यायाधीश किसने नियुक्त किया, तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र शाह ने। कब किया, 1938 में। नेक्स्ट आता आप लोगों का वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट
मुकुंदलाल को पेशावर कांड के जो महानायक होते वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, और वे जो निहत्थे अफगान होते हैं उनको गोली चलाने से क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इनकार कर देते हैं, और सरकार उनको इसलिए जेल में डाल देती है उन्हें, और उनके केस की जो पैरवी करते हैं, उनका जो केस लड़ा जाता है वो कौन लड़ते हैं, मुकुंदलाल। उन्हें और उनके साथियों को जब जेल में डाल दिया जाता है तो उनकी केस की पैरवाई कौन करते हैं, मुकुंदलाल। आप लोगों से पूछ लिया जाएगा पेशावर कांड के जो नायक है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली, इनके केस की पैरवी किसने की है, ऐसा क्वेश्चन बनता है बार बार एग्जाम में। तो किसने की है, मुकुंदलाल ने इनका केस लड़ा है। नेक्स्ट हमारा चमोली जिले की प्रमुख चोटियां। चमोली जिले की प्रमुख चोटियां, सबसे पहली चोटी आती है नंदा देवी। नंदा देवी पश्चिमी भी बोलते हैं कभी कभी, आपको मिल जाएगा नंदा देवी पश्चिमी। जो इसकी ऊंचाई है वो 7,817 मीटर, और यह उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। यदि आपसे पूछता है उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नंदा देवी, और ऊंचाई कितनी है, 7,817 मीटर। फिर दूसरी सबसे बड़ी चोटी कामेट पर्वत। उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है कामेट पर्वत, और इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर, 7,756 मीटर। फिर तीसरी सबसे ऊंची चोटी आती है नंदा देवी पूर्वी, जो पश्चिमी है, ये नंदा देवी पूर्वी है, 7,434 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आता है माणा, या 7,272, इनके 72 मीटर माणा की जो ऊंचाई है। फिर आता है बद्रीनाथ की ऊंचाई है 7,140 मीटर। फिर आता चौखंबा, इसकी ऊंचाई है 7,138 मीटर। फिर आता त्रिशूल पर्वत, इसकी ऊंचाई है 7,120 मीटर। फिर आता सतोपन, इसकी ऊंचाई है 7,084 मीटर। फिर आता द्रोणगिरी 7,066 मीटर। फिर आता गंधमादन पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 6,984 मीटर। नेक्स्ट कालोंका पर्वत, इसकी जो ऊंचाई है 6,931 मीटर है। फिर आता हाथी पर्वत की है 6,727 मीटर। तो ये चमोली के कुछ प्रमुख चोटियां। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में आ सकते हैं, जिनके आने की बहुत ज्यादा संभावना, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन बनता, महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस गुफा में की है। महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस गुफा में की है, तो किस गुफा में की है, शिव गुफा में, पाताल गुफा में, रोबर्स गुफा में, या व्यास गुफा में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। माणा गांव में गुफा पड़ती है आप लोग की, माणा गांव में, चमोली के माणा गांव एक छोटी सी गुफा पड़ती है व्यास गुफा, और इस व्यास गुफा में ही महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की है। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रतिशत की दृष्टि से, शब्द लगाया जा रहा है प्रतिशत की दृष्टि से राज्य का सबसे कम संचित क्षेत्रफल वाला जिला है। तो सबसे कम संचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा, चमोली है, चंपावत है, बागेश्वर है, या अल्मोड़ा। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का आंसर, तो इसका हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। जिस दिन भी आपके क्वेश्चन पेपर में बना हुआ है तो बच्चे 90% गलती करेंगे, क्योंकि सबसे कम संचित क्षेत्रफल की बात हो रही है। बच्चे सोचेंगे कि चंपावत है या कोई और सा हो सकता है, चमोली को हो सकता है, क्योंकि चमोली सबसे बड़ा है ना क्षेत्रफल में, और वो क्षेत्रफल में नहीं कह रहा, वो कह रहा कम संचित क्षेत्रफल में। तो आंसर हो जाएगा चमोली। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन जल्दी बना। उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक ऊसर भूमि पाई जाती है, सर्वाधिक ऊसर भूमि मैंने बताया था, वह भूमि जिसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक होती है, खासकर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा क्या होती है, अधिक होती है। और वह जो भूमि होती है ना, अधिक उपजाऊ नहीं होती, और लवण की अधिकता के कारण कभी कभी जो भूमि है बंजर हो जाती है। ऐसी भूमि को हम ऊसर भूमि बोलते हैं। और यह जो ऊसर भूमि ना सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, चंपावत में, बागेश्वर में, हरिद्वार में, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वाधिक कहाँ देखने को मिलती है, ये चमोली जिले में मिलती है। देखने को कहाँ मिलती है, चमोली जिले में। तो चमोली ऑप्शन में है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक ऊसर भूमि चमोली जिले में पाई जाती है, सर्वाधिक ऊसर भूमि चमोली जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जिले का कौन सा पर्यटक स्थल, ये पूछा जा रहा है, चमोली जिले का कौन सा पर्यटक स्थल है जो चाय व सेब का उत्पादन करता है, चाय व सेब के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोपेश्वर है,
जोशीमठ, ग्वालदम या गैरसैंण। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्वालदम। क्या आंसर हो जाएगा? ग्वालदम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जिले के पश्चिम में स्थित, पश्चिम की बात हो रही, चमोली जिले के पश्चिम में कौन स्थित है? चीन, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा या उत्तरकाशी। तो यहाँ आप लोगों को मैंने बताया था यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बोले जा रहा पश्चिम में कौन। तो चमोली जिले के पश्चिम में स्थित है उत्तरकाशी, उत्तरकाशी। यहाँ पे अल्मोड़ा, यहाँ पे पिथौरागढ़ और बागेश्वर, और यहाँ पे चीन। तो उत्तर में चीन, यहाँ पिथौरागढ़, बागेश्वर, नीचे अल्मोड़ा और यहाँ पे क्या है? उत्तरकाशी। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जिले का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एससी के लिए, एससी के लिए आरक्षित है? तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर 3 विधानसभा क्षेत्र। कितने विधानसभा क्षेत्र? 3, एक कर्णप्रयाग, एक थराली और एक बद्रीनाथ। तो इनमें से कौन सा एससी के लिए आरक्षित था? एससी के लिए आरक्षित था थराली। एससी के लिए कौन है? थराली आरक्षित था। तो बी इज द राइट आंसर। चमोली जिले की दशकीय वृद्धि दर, चमोली जिले की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 5.74%, 6.74% या 10.5% या हो जाएगा 7.54%। तो इसका आंसर हो जाएगा दशकीय वृद्धि दर कितनी है चमोली की? 6.74% दशकीय वृद्धि दर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गोपेश्वर का प्राचीन नाम नहीं है? गोपेश्वर का प्राचीन नाम नहीं है। देखते हैं, गोपाला, गोथाला, गोभूमि या गोस्थल। तो कौन सा नहीं है? तो गोपाला भी है प्राचीन नाम, गोथाला भी है और गोस्थल भी है। तो इसका हो जाएगा गोभूमि। तो ये गोपेश्वर का प्राचीन नाम नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल, ये पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा बेदनी बुग्याल। बेदनी बुग्याल उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है। और उत्तराखंड का तो है ही, ये एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। पूछ लिया जाए एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा? तो आपका आंसर हो जाएगा बेदनी बुग्याल। क्या हो जाएगा? बेदनी बुग्याल। ये किस देवता की पूजा पुजारियों द्वारा आंखों पर पट्टी बांध कर की जाती है? तो मैंने आप लोगों को थोड़ी सेक्शन में बताया, यदि याद हो बताओ क्या आंसर होगा? नरसिंह होगा, गोपीनाथ मंदिर होगा, लाटू देवता होगा या एनडी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लाटू देवता। लाटू देवता जो मंदिर होता है उसमें जो पुजारी होते हैं ना, वे आंखों पर पट्टी बांधकर लाटू देवता की पूजा करते हैं। यूनेस्को ने रमाणा को विश्व धरोहर सूची में 2009 में शामिल किया। कब किया? 2009 में शामिल किया। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? ये पूछा जा रहा है कि जो आप लोग का रामायण महोत्सव है, इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तबले का प्रयोग किया जाता है, नगाड़ा बजता है, ढोल दमाऊ बजता है या मृदंग बजाया जाता है? तो इसमें क्या बजता है? ढोल दमाऊ का इसमें क्या किया जाता है? प्रयोग। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, याद कर लियो। अलकनंदा वह धौली गंगा का संगम होता है। अलकनंदा वह धौली गंगा का क्या होता है? संगम होता है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, देव। क्या बताई थी? देव। धौली गंगा, अलकनंदा, बी तो हो जाएगा विष्णु प्रयाग। तो कहाँ से होगा इसका? विष्णु प्रयाग। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, अलकनंदा वह सरस्वती का संगम होता है। अलकनंदा वह सरस्वती का संगम होता है। तो ये कहाँ पर होता है? इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, काश। क्या बताई थी? काश। अलकनंदा और सरस्वती का संगम हो जाएगा केशव प्रयाग। कहाँ हो जाएगा? केशव प्रयाग। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का केशव प्रयाग। तो बी इज द राइट आंसर। फिर आता है, चमोली तथा उत्तरकाशी को कौन सा दर्रा जोड़ता है? चमोली तथा उत्तरकाशी को कौन सा इनमें से दर्रा क्या करता है? जोड़ता है। लमलंग दर्रा जोड़ता है, मार्च योग दर्रा जोड़ता है, नीति दर्रा या कालिंदी दर्रा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी इज द राइट आंसर। कालिंदी दर्रा ने क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चमोली तथा बागेश्वर के मध्य कौन सा दर्रा पाया जाता है? तो मैंने आप लोगों को कहा था कि बाग बहुत ज्यादा क्या होते हैं? सुंदर होते हैं और उनमें चमेली के फूल खिलते हैं। क्या के फूल खिलते हैं? चमेली के।
तो ध्यान रखना, बाघ और बागेश्वर से बाघ याद रखना, और चमेली से चमोली याद रखना। बहुत ज्यादा क्या होते हैं, सुंदर। तो क्या हो जाएगा, सुंदर डूंगा। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना कि चमोली और बागेश्वर के मध्य सुंदर डूंगा दर्रा पड़ता। तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादक कब किया गया? तरुण कुमाऊं मासिक पत्रिका का संपादक कब किया गया, ये पूछा जा रहा है। 1922 में, 1938 में, 1969 में, या 1923 में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1922 में। और इसके संपादक कौन थे? मुकुंदलाल, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने संपादक किसके। नेक्स्ट था, गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? गढ़वाल पेंटिंग पुस्तक किसने लिखी है? मुकुंदलाल ने लिखी है। और प्रकाशन कब होता? 1969। 1969 बी इज द राइट आंसर। गोरा देवी का प्रथम, गोरा देवी को प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार, प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार कब दिया गया? 1986 में, 1982 में, 1974 में, 1985 में? तो इसका हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 1986 में उन्हें प्रथम वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट था, 1919 के कांग्रेस अमृतसर अधिवेशन में उत्तराखंड की ओर से किसने भाग लिया? उत्तराखंड की ओर से किसने भाग लिया? तो किसने लिया? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने लिया, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने लिया है। 1 व 2, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, उसके लिए सॉरी। 1 तथा 2 सही है, यानी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 व 2 सही है, दोनों ने ही भाग लिया। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता, निम्न में से कौन सा पर्वत चमोली जनपद में है? चमोली जनपद में पूछा जा रहा है कौन सा पर्वत है? पंचाचूली है, नीलकंठ पर्वत है, बिलव पर्वत है, या भरंग पर्वत है? तो इसमें से कौन सा? नीलकंठ पर्वत। कौन सा पर्वत है? नीलकंठ पर्वत चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ पे है? चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ पे है? गोपेश्वर। मुख्यालय कहाँ पे है? गोपेश्वर में स्थित। चमोली जनपद का मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित है। और कब बनता? 1970 में बनता। नेक्स्ट आता, निम्न में से चमोली व तिब्बत या चीन कह सकते हैं, चमोली व तिब्बत या चीन के मध्य कौन सा दर्रा स्थित है? कालिंदी दर्रा, ये तो हमने पढ़ा। ये किसके मध्य है? कालिंदी दर्रा, ये था उत्तरकाशी के मध्य। मार्च योग दर्रा, चौरा होती दर्रा, या बारह होती दर्रा? ये हो जाएगा चौरा होती दर्रा। तो सी इज द राइट आंसर। चमोली व तिब्बत के मध्य चौरा होती दर्रा। जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ से स्थित है, ये पूछे जा रहा है आप लोग। तो गोचर में है, जोशीमठ में है, गोपेश्वर में है, या ग्वालदम में? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। ये कहाँ पे है? गोपेश्वर में स्थित है। चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता, ओली के पास निम्न में से कौन सा बुग्याल स्थित है? ओली के पास घोसोती बुग्याल, पनार बुग्याल, गुरसो बुग्याल, या पुंग बुग्याल? तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, गुरसो बुग्याल। ओली के पास कौन सा? गुरसो बुग्याल। भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव है, भारत का अंतिम सीमावर्ती गांव क्या? माणा। कौन सा गांव है? माणा। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चमोली जनपद में स्थित गर्म कुंड, गर्म कुंड की बात हो रही, तो गंगानी, तप्त कुंड, भोरी कुंड, या भोरी? तो कौन सा हो जाएगा? गर्म कुंड की बात हो रही, तो गर्म कौन सा हो सकता है? तप्त, जो तफरा वही गर्म होगा। तो तप्त कुंड। कौन सा कुंड? तप्त कुंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वेतरणी कुंड। वेतरणी कुंड कहाँ स्थित है? जोशीमठ में, गोपेश्वर में, कर्णप्रयाग में, या ग्वालदम में? तो ये कहाँ पे स्थित है? गोपेश्वर। वेतरणी कुंड कहाँ स्थित है? गोपेश्वर में। चमोली की गोपेश्वर में स्थित है। ग्वालदम में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की गई? तो एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब की जाती है? ग्वालदम में 1970 में की जाती है।
सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की स्थापना 1970 में की जाती है ग्वालदम। नोठा केथिंग का संबंध है विशाल बद्री मंदिर से, आदि बद्री मंदिर से, योग ध्यान बद्री मंदिर से या वरद बद्री मंदिर से। तो किससे संबंधित है? यह आदि बद्री से संबंधित था। इस मंदिर में ही ये होता नोठा केथिंग। सुंदर डूंगा दर्रा स्थित है। सुंदर डूंगा दर्रा किस किस के मध्य स्थित है? चमोली उत्तरकाशी, चमोली बागेश्वर, चमोली पिथौरागढ़, चमोली अल्मोड़ा। ठीक क्या? सुंदर 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 कहाँ खिलते हैं फूल? बाग में चमेली के फूल। तो ये हो जाएगा बागेश्वर और चमोली के मध्य। नेक्स्ट आता हमारा बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए कत्तूरी शासकों ने भूमि दान दी थी। एक बार फिर से बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण के लिए किस कत्तूरी शासक ने, कौन सा कत्तूरी शासक है जिसने बद्रीनाथ मंदिर के लिए भूमि दान दी थी? ललित सूर्यदेव था, बसंत देव था, अशांति देव था या सुभिक्षर राजदेव था? तो इसका आंसर हो जाएगा ललित सूर्यदेव। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ मंदिर के लिए जमीन दान में दी थी। नेक्स्ट देखते हैं, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली से बना हुआ? बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ? कत्तूरी शैली में, हुण शैली में, शंकुधारी शैली में या द्रविड़ शैली में? तो किस में बना? मैंने आपको बताया था शंकुधारी शैली में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। बद्रीनाथ मंदिर शंकुधारी शैली में बना हुआ है। था राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है कामेट पर्वत चोटी, त्रिशूल है, चंगोरी है या नंदा देवी है? तो सबसे बड़ी पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तराखंड की नंदा देवी है। कौन सी है? नंदा देवी, जिसकी ऊंचाई है 78-17 मीटर। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बद्रीनाथ में स्थापित मूर्ति, जो बद्रीनाथ मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई है, वो किस कुंड से निकाल लिया? मैंने आपको बताया था किस कुंड से निकाल लिया, याद करो। तो कहाँ से निकाल लिया? नारद कुंड से निकाल लिया, तप्त कुंड से निकाली थी, गौरी कुंड से या होम कुंड से? तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। तो वे नारद कुंड से मूर्ति को निकालकर बद्रीनाथ मंदिर में स्थापित करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा ओली रज्जू मार्ग का शुभारंभ कब किया गया? तो ओली रज्जू मार्ग का शुभारंभ कब किया जाता है? तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी करती है 1983 में। कब करती है? 1983 में। और 1984 में उनकी क्या जाती है? मृत्यु हो जाती है इंदिरा गांधी जी की, गोली मारकर। गोचर मेले की शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? जो गोचर मेला है वो गोचर में लगता है। और जब हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जब घूमने के लिए आते हैं ना गोचर, 14 नवंबर में उनका बर्थडे होता है, तो उसी दिन मनाया जाता है। और किसने की थी इसकी शुरुआत? 1943 में। कब की थी? 1943 में की थी बर्नेडी ने। किसने की थी? बर्नेडी ने। तो सीधा राइट आंसर। दो विशाल शिलाओं से निर्मित महाभारत कालीन भीम पुल कौन सी नदी पर बना? तो भीम पुल कौन सी नदी पर बना है? भीम, ये बना हुआ है सरस्वती नदी। तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नंदा देवी राजजात यात्रा के अंतिम पड़ाव में नंदा देवी का जो डोला है वो किस ताल के निकट रखा जाता है? ये पूछा जा रहा है। तो किस ताल के निकट रखा जाता है? हेमकुंड के, होमकुंड के, मर्तका ताल के या अछरिया ताल के? तो कहाँ रखा जाता है नंदा देवी का डोला? होमकुंड का जो चबूतरा होता है ना, उस पर रखा जाता है। अरे नंदा देवी का अंतिम पड़ाव होता है नोटी गांव से शुरू होकर होमकुंड तक 280 किलोमीटर की यात्रा होती है और 20 दिन में तय की जाती है। कितने दिन में? 20 दिन में। और नोटी से होमकुंड तक जाती है। तो होमकुंड इसका आंसर हो जाएगा, 20 द राइट आंसर। निम्न में से किस मंदिर में भगवान विष्णु की आदि मूर्ति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आदि मूर्ति नजर आती है? आदि मूर्ति की बात हो रही, तो विशाल बद्री मानती है, आदि बद्री मानती है, भविष्य बद्री मानती है या योग ध्यान बद्री मानती है? भविष्य बद्री। क्या हो जाएगा? भविष्य बद्री। तो इसका हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रुद्रनाथ मंदिर का शीतकालीन आवास है। शीतकालीन, जब शीतकाल आता है तो रुद्रनाथ मंदिर के जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाते हैं। तो उस समय जो पूजा होती है वो कहाँ से होती है? जोशीमठ से होती है, गोपेश्वर से होती है, ऊखीमठ से होती है या मक्कू मठ से होती है? तो कहाँ से होती है? गोपेश्वर। इसका आंसर हो जाएगा गोपेश्वर। रुद्रनाथ मंदिर गोपेश्वर से होती है।
गोपीनाथ मंदिर में। निम्न में से कौन सा मंदिर में भगवान विष्णु की आदि मूर्ति, ये रिपीट होगा क्वेश्चन एक बार फिर से, तो आदि मूर्ति कौन सी हो जाएगी, आदि मूर्ति भविष्य बद्री, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा की जाती है। कल्पेश्वर, कल्पेश्वर में किसकी पूजा की जाती है, मुख की पूजा की जाती है, नाभिक की जाती है, जटाओं की जाती है, या भुजाओं की जाती है। तो कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। फिर उर्गम घाटी किस जनपद में स्थित है, तो उर्गम घाटी किस जनपद में स्थित है, चमोली में, तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली। देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा चमोली, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तुंजुन दर्रा स्थित है, तुंजुन दर्रे की बात हो रही। तुंजुन दर्रा स्थित है चमोली तिब्बत के बीच, चमोली उत्तरकाशी के बीच, चमोली अल्मोड़ा के बीच, या चमोली बागेश्वर के बीच। तो तुंजुन दर्रा किसके मध्य स्थित है, यह चमोली व तिब्बत के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंचकुंडों में सम्मिलित नहीं है, तो 5 कुंड कौन कौन से, मानुषी कुंड, ये तो है, नारद कुंड, ये भी है वह, और त्रिकोण कुंड, ये भी है चमोली में। तो कौन सा कुंड नहीं है, वेदनी कुंड, तो ये हो जाएगा गलत आप लोगों का, ठीक है। तो वेदनी कुंड, सी इज द राइट आंसर, ये नहीं है सम्मिलित। नेक्स्ट, मुकुटा नृत्य संबंधित है रमन्ना महोत्सव से, अठवाड़ महोत्सव से, या टिमुंडा महोत्सव से, या कुलसारी मेला उत्सव से। तो इसका आंसर हो जाएगा रमाणा, क्या हो जाएगा, रमाणा महोत्सव से संबंधित है। निम्न में से कौन सा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है, अली बुग्याल, ये तो चमोली में है, नंदकाना बुग्याल, ये भी है, और गुरसो बुग्याल, ये भी ओली में है। तो कौन सा नहीं है, दायरा बुग्याल, तो सी इज द राइट आंसर, दायरा बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब घाटी किस जनपद में स्थित है, चिनाब घाटी कहाँ से स्थित है, चमोली में, चाहे तो चिनाब और चाहे तो ही चमोली, याद रखना, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, चमोली जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति एससी के लिए आरक्षित है। ये क्वेश्चन एक बार पहले भी मैंने आपको बताया, तो बद्रीनाथ है, कर्णप्रयाग, थराली है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थराली, थराली एससी के लिए आरक्षित है। नेक्स्ट, पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, वर्ष भर की बात होगी, तो किसके खुलेंगे, रुद्रनाथ के, तुंगनाथ के, मध्यम महेश्वर के, या कल्पेश्वर के। तो जहाँ पे जटाओं की पूजा होती है, तो ध्यान रखना, जटा हमेशा खुली रहती है, तो कपाट भी इसके वर्ष भर खुले रहते हैं। एक बार फिर से, जो जटा है ना, क्या खुली, जो शिव की जटा वर्ष में खुली रहती है, क्योंकि कल्पेश्वर मंदिर में किसकी पूजा होती है, जटाओं की पूजा होती है शिव के, तो जटाओं भी खुली रहती है, इसलिए इसके कपाट भी वर्ष भर क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो इस प्रकार रिलेट करके आपको याद कर लेना है। निम्न में से चमोली में कौन सा कुंड है, कौन सा कुंड है, रे दस कुंड, थमरी कुंड, सुकुंड, या वेतरणी कुंड। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। ये कहाँ पर पड़ता है, गोपेश्वर में, गोपेश्वर कहाँ है, गोपेश्वर में, तो डी इज द राइट आंसर। फिर था उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान स्थित है चमोली में। तो यहाँ पे क्या दे रखा, गैरसैंण, गोपेश्वर, जोशीमठ और गोचर। तो ये भाषा संस्थान कहाँ से है, गोचर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, कहाँ से है भाषा संस्थान, गोचर में, तो डी इज द राइट आंसर। कौन सा ताल उत्तराखंड का रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है, रहस्यमय ताल, तो रहस्यमय ताल है उत्तराखंड का जिसमें नर कंकाल पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कंकाल निकलते हैं आज भी, तो उसे बोलते हैं रूपकुंड, क्या कहते हैं, रूपकुंड, रहस्यमय ताल के नाम से जाना जाता है, तो सी इज द राइट आंसर। जोशीमठ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ, जोशीमठ कौन सी नदी पर, धौलीगंगा पर, अलकनंदा पर, लक्ष्मण गंगा पर, या पिंडर पर। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो जोशीमठ है वो कौन सी नदी पर, क्योंकि चमोली में कौन सी नदी बहती है प्रमुख, अलकनंदा, तो जोशीमठ कहाँ, अलकनंदा पर स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट शिवराज सिंह निसंग, शिवराज सिंह निसंग थे, क्या थे, पर्यावरणविद थे, साहित्यकार थे, राजनेता थे, या अभिनेता थे। तो ये क्या थे, ये थे साहित्यकार, क्या थे, साहित्यकार। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैगसेसे पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया,
तो आंसर हो जाएगा 1982, 1986, 1988 या 1991। तो आपका आंसर हो जाएगा 1982 इज द राइट आंसर। पंच केदारों में से कौन सा केदार शामिल नहीं है? पंच केदार की बात हो रही है, तो पंच केदार में कौन शामिल नहीं है? रुद्रनाथ, विश्वनाथ, तुंगनाथ या कल्पेश्वर। तो इसमें हो जाएगा आप लोगों का विश्वनाथ। विश्वनाथ पंच केदार के अंतर्गत नहीं आता है, तो बी इज द राइट आंसर। हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा है? हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कितने पर्वतों से बताए, 500, 600, 700 या 900। तो कितने पर्वतों से घिरा? ये घिरा 7 पर्वतों से। हेमकुंड ताल 7 पर्वतों से घिरा है। नेक्स्ट देखते हैं हम। चमोली जनपद की किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदा नगर रख दिया गया? तो किसका नाम बदल कर रख दिया गया? यह घाट का। किसका नाम बदलेगा? घाट का। जो पहला जनपद विकास खंड का नाम था घाट, और बदलकर क्या कर दिया? नंदा नगर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वशी कुंड। उर्वशी कुंड बहुत प्यारा नाम है भाई, किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी में है, पिथौरागढ़ में है, चमोली में है या टिहरी में? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का चमोली। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भारत का पहला आर्किड पार्क कहाँ पर स्थित है? ऊखीमठ में है, देवन में है, गोपेश्वर में है या श्रीनगर में? तो ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर गोपेश्वर। तो सी इज द राइट आंसर। निम्न में से पंच प्रयागों में सम्मिलित नहीं है। पंच प्रयाग, तो कर्णप्रयाग ये तो है, यहाँ से अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। केशव प्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णुप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग भी पंचमा, क्योंकि यहाँ से RAM राम, यहाँ होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम। विष्णुप्रयाग में देव यानी कि धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। तो कौन नहीं है पंच प्रयागों में? केशव प्रयाग, ये पंच प्रयाग के अंतर्गत नहीं आता। प्रयाग तो है क्योंकि 14 प्रयाग है उत्तराखंड के अंदर, लेकिन ये पंच प्रयाग के अंतर्गत नहीं आता। केशव प्रयाग 14 प्रयाग के अंतर्गत आता है, पर पंच प्रयाग के अंतर्गत नहीं आता। क्योंकि यहाँ क्या होता? अलकनंदा और सरस्वती का संगम होता। तो बी इज द राइट आंसर। व्यास गुफा कहाँ स्थित है? केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री या यमुनोत्री? तो व्यास गुफा कहाँ पे है? बद्रीनाथ। कहाँ है? बद्रीनाथ। तो बी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड की निम्न पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार बढ़ता क्रम। ऊंचाई के अनुसार बढ़ता क्रम। तो सबसे छोटी बढ़ते क्रम की बात हो रही, तो सबसे पहला सबसे छोटा रखे जाएगा, यानी कि केदारनाथ, इसकी ऊंचाई कम होती है। फिर उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है द्रोणगिरी, तो ये हो जाएगा 3-2। कितना हो जाएगा? 3-2। फिर हो जाएगा कामेट पर्वत 4 पर, और फिर हो जाएगा नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी। तो क्रम हो जाएगा इनका 3-2-4-1। क्या क्रम हो जाएगा? 3-2-4-1 इनका क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुलसारी का सूर्य मंदिर कौन से जनपद में स्थित है? कुलसारी सूर्य मंदिर कौन से जनपद में है? तो उत्तरकाशी में, चंपावत में, पिथौरागढ़ में या चमोली में? हम चमोली जनपद पढ़ रहे हैं, तो कुलसारी सूर्य देवी मंदिर कहाँ से है? चमोली में। तो डी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा मंदिर चमोली की उर्गम घाटी में स्थित है? आदि बद्री है, कल्पेश्वर मंदिर है, भविष्य बद्री है या वरद बद्री है? तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पेश्वर मंदिर। क्या हो जाएगा? कल्पेश्वर मंदिर है इसका आंसर। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा, रामायण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया? तो यूनेस्को ने कब किया शामिल? इसका 2009 में। 2009। तो सी इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर चमोली जनपद में स्थित है? मंजियाली का सूर्य मंदिर, यह तो उत्तरकाशी में, कठेली का सूर्य मंदिर या कुलसारी का सूर्य मंदिर या मंड का सूर्य मंदिर? तो इसका हो जाएगा आंसर बी इज द राइट आंसर, कुलसारी सूर्य मंदिर। फिर ताप घसोती बुग्याल किस जनपद में स्थित है? उत्तरकाशी में, चमोली में, रुद्रप्रयाग में
या अल्मोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा चमोली। बी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में जो हमारा चमोली जनपद है वो कंप्लीट हो जाता है विद एमसीक्यू के साथ में। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पवन सिंह लेक्चर्स को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।